फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहलगाम में हुआ उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। कोई भी टाइप का अटैक, बी टेररिस्ट अटैक और बॉर्डर इश्यूज, कोई भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया के पास सबसे बढ़िया चीज़ है वो है लेबर, और लेबर ऐसी चीज़ है जो ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ दोनों को चाहिए आज के तारीख में। कि हमारे जीडीपी का जो फोरकास्ट था पहले 7% था, फिर वो 6.5 पे आ गया, फिर वो 6.2 पे आ गया। तो ये जो डिक्लाइन फोरकास्ट में हमको दिख रहा है। कई प्रोडक्ट्स और जेनेरिक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि इंडियन कंपनीज लॉस पे देती है यूएस में। अच्छी चीज सस्ती कभी नहीं मिलती है, राइट? बिकॉज कॉम्पिटिटर से बेटर कोई कंपनी के बारे में कोई नहीं बता सकता। ये सेशन में या टर्म्स आपके ये टर्म में हमें लग रहा है कि हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए जुड़े हैं निखिल रुंगटा सर फ्रॉम एलआईसी म्यूचुअल फंड। तो टू बिगिन विद सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि करंट मार्केट सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कैसा है अक्रॉस द बोर्ड, लार्ज कैप में, मिड कैप में एंड स्मॉल कैप्स में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लुकिंग व्यूइंग दिस पॉडकास्ट। देखिए, मार्केट की अगर मैं बात करूं तो करंट मार्केट सिनेरियो में अगर मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना है तो अनसर्टेनिटी इज प्रिवेलिंग अक्रॉस द बोर्ड। सी, अनसर्टेनिटी जब रहती है तभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मार्केट। बिकॉज एक बार अनसर्टेनिटी हट गई तो मार्केट वापस अपने प्रॉब्ली अपस्ट्रीम पे चला जाएगा। धीरे धीरे वो ओवर अ लॉन्गर टर्म मार्केट को ऊपर ही आना है, या वो जाता ही है, हमने देखा है हिस्ट्री में, राइट? सी, शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, इट्स वेरी अनसर्टन। मैं ही क्या, कोई भी CIO अक्रॉस द ग्लोब नहीं बता सकता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या होगा। इट्स वेरी अनसर्टन। मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें मार्केट बहुत अच्छा लगता है। इंडिया स्टोरी इज एक्चुअली वेरी गुड एंड वी डेफिनेटली लाइक इंडिया स्टोरी एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश कि इंडिया स्टोरी बहुत अच्छी रहेगी। करंट मार्केट में जब लोग बात करते हैं तो आज के तारीख में दो या तीन चीज़ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहलगाम में हुआ उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। देखो, मेरे को उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है। गवर्नमेंट बैठी है दिल्ली में, दे आर डिसाइडिंग व्हाट, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा वो लोग लेंगे। देखो, कोई भी टाइप का अटैक, बी टेररिस्ट अटैक और बॉर्डर इश्यूज, कोई भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। बट लेट्स कम टू द मार्केट। अगर हम मार्केट की बात करें कि हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन सीन कि जिस दिन तक वॉर अनाउंस होता है तब तक मार्केट गिरता है। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेनिटी रहती है। 1999 में कारगिल वॉर हुआ। वो वॉर के बाद में, इनफैक्ट अनाउंस होने के बाद जब तक वॉर चला तब तक मार्केट पॉजिटिव में था, काफ़ी अच्छा रहा। एंड बाद में आफ्टर दी वॉर गेटिंग ओवर ऑल्सो मार्केट ग्रीन में ही था। हिस्टोरिकली इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी हमने देखा है कि जब ये वॉर वगैरह अनाउंस होते हैं तो इनफैक्ट जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक अनसर्टेनिटी रहती है, और अनसर्टेनिटी होती तो आपको पता नहीं है आप क्या करोगे। जिस दिन ये चीज़ अनाउंस हो गई उस दिन एवरीथिंग इज इन द प्राइस, भाव में आ गया है सब कुछ। फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स या दो तीन दिन के बाद में थिंग स्टार्ट मूविंग इन अ बेटर डायरेक्शन। हमने देखा अभी वो ट्रम्प साहब ने टैरिफ का अनाउंस किया था 2 अप्रैल। 7 अप्रैल को इंडिया ने बॉटम बना दिया, करेक्ट? तो वही है, जब तक चीज़ें आती नहीं है मुझे नहीं पता कल क्या होगा, एक क्वार्टर के बाद या एक साल के बाद क्या होगा। जिस दिन आपने बता दिया कि ये चीज़ होगी, अब वो अच्छा हो या बुरा हो, मुझे पता है ये चीज़ होगी, मेरे नंबर्स में आ गया है। नेक्स्ट ईयर के अब क्या नंबर होंगे मुझे पता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मार्केट का अनसर्टेनिटी है, टैरिफ का भी क्या होगा वी डोंट नो। 90 डेज जब कंप्लीट होंगे, ऑफ कोर्स इंडिकेशन से ही इंडिया कुड बी फर्स्ट वन टू क्लोज द बायलैटरल डील विद यूएस। इंडिया के लिए अच्छा है। वेब ट्रम्प आपके फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टर्म में हमने देखा था कि जब चाइना +1 की बातें हुई थी तो वियतनाम केम आउट एज अ विनर। ये सेशन में या टर्म्स आपके ये टर्म में हमें लग रहा है कि इंडिया कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट विनर ऑफ चाइना +1। तो थिंग्स डेफिनेटली इज़ वेरी फेवरेबल इन टर्म फॉर इंडिया। इंडिया के पास सबसे बढ़िया चीज़ है वो है लेबर, और लेबर ऐसी चीज़ है जो ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ दोनों को चाहिए आज के तारीख में। एंड इंडिया इज़ इन अ स्वीट स्पॉट टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, ईस्ट एंड वेस्ट।
सो दिस वाज प्राइमरीली फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव कि देखो अनसर्टेनिटी रहेगी, बट यस लॉन्ग टर्म के हिसाब से थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर द मार्केट. मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेट्स कीप इन्वेस्टेड देयर, बी डिसिप्लिन देयर. सेकेंड आपने पूछा लार्ज मिड एंड स्मॉल. देखो अनसर्टेन टाइम में लार्ज कैप जनरली परफॉर्म बेटर देन मिड एंड स्मॉल कैप. तो शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली लार्ज कैप माइट परफॉर्म बेटर. वैल्यूएशंस की मैं बात करूँ तो आज के तारीख में लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप आर ट्रेडिंग बिलो 10 ईयर एवरेज वैल्यूएशन. मिड कैप थोड़ा सा ज़्यादा है आज भी, तो इसलिए मिड कैप महंगा लगता है. बट मिड कैप महंगा क्यों है? क्योंकि से मिड कैप इंडेक्स कंटेन्स 150 स्टॉक्स. वो 150 स्टॉक में करीबन 20-25% स्टॉक इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि वो पूरे इंडेक्स का वैल्यूएशन ऊपर उठा रहे हैं. करेक्ट. अब वो 20-25% स्क्रिप्ट हटा दो तो मिड कैप भी ठीक लगता है. तो वैल्यूएशंस ऐसी जगह में है, अगर मैं ग्रोथ के साथ कंपेयर करूं तो इंडिया की वैल्यूएशन आज के तारीख में इतने बढ़िया हैं कि ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आज के वैल्यूएशन पे यू विल मेक मनी. कमिंग टू स्मॉल कैप, जैसे आपने पूछा, लोग बात करते हैं कि स्मॉल कैप महंगे हो गए हैं, स्मॉल कैप महंगे हो गए हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल कैप, हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 या निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये इंडेक्सेस की. एंड फिर डेफिनेशन सेज कि स्मॉल कैप इज 251st कंपनी एंड बियॉन्ड. अब 251st कंपनी एंड बियॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 4847 कंपनीज. तो जब मेरा यूनिवर्स 4847 कंपनी है और मैं खाली वो 250 कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर कॉल लेके बोल देता हूँ पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स महंगा है या स्मॉल कैप बास्केट महंगा है, वो रॉन्ग है. और रॉन्ग हो जाता. करेक्ट. तो स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या है, हम बॉटम अप जाते हैं. इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक देखो, उनको सिर्फ वैल्यूएशन पे देख के मतलब नहीं है, बिकॉज वी नीड टू कंपेयर देम विद कि वैल्यूएशन के साथ साथ उसकी ग्रोथ क्या है, उसमें लेवरेजेस कैसा है, उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कैसे हैं. सो एवरी कंपनी इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, मेजरली इन मिड कैप एंड 100% इन स्मॉल कैप, वी गो फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच. तो हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सारे अच्छे लगते हैं. शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली लार्ज कैप माइट आपको. और आपने जैसे कहा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे हमको यकीन रखना चाहिए, बट अभी जैसे जैसे हम आरबीआई के नए नए फोरकास्ट देखते हैं, हमने हर फोरकास्ट में देखा है कि हमारा जीडीपी का जो फोरकास्ट था पहले 7% था, फिर वो 6.5 पे आ गया, फिर वो 6.2 पे आ गया. तो ये जो डिक्लाइन फोरकास्ट में हमको दिख रहा है, ये कंसर्निंग नहीं है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से? देखो डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज प्राइमरीली कि टैरिफ की अनसर्टेनिटी है ग्लोबली, उसके वजह से ये डिक्लाइन हुआ है. अब वो टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी है, एक बार वो क्लियर हो जाए, थिंग्स विल मूव बैक टू द नॉर्मल. एंड इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया एक्चुअली इज अ डोमेस्टिक इकोनॉमी, इट्स अ एग्रेरियन इकोनॉमी. 70-75% हमारा इनवर्ड है. अगर हमारा एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम देखें तो वो खाली 12.5%. हमें लगता है कि टैरिफ की वजह से इम्पैक्ट आएगा, यूएस एक्सपोर्ट्स की वजह से इम्पैक्ट आएगा, बट यूएस एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखूं वो 2.6% है. ओके. अब उसमें भी अगर मैं आईटी सर्विसेज हटा दूं, बिकॉज टैरिफ में सर्विसेज उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, खाली गुड्स इंक्लूड किए हैं, करेक्ट. दैट फॉर्म्स अराउंड 38% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स टू यूएस. तो वो अराउंड 1% हो गया, बचा खाली 1.5% ऑफ जीडीपी जो कि यूएस को एक्सपोर्ट होता है. करेक्ट. And yesterday, one of the senior member of US have already given a comment, public comment, कि हमें हाई एंड जॉब्स चाहिए यूएस में, हमें टेक्सटाइल जॉब्स नहीं चाहिए. राइट. तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें आईटी आता है, $10 बिलियन के आसपास का फार्मा है. अब फार्मा में आप ओवरनाइट कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर सकते. करेक्ट. एंड फार्मा की अगर मैं बात करूं, जब हमने हमारी इन्वेस्टी कंपनी से इंटरेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि कोई भी कंपनी खाली एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है. और उसमें कई प्रोडक्ट्स और जेनेरिक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि इंडियन कंपनीज लॉस पे देती है यूएस में. वाई? बिकॉज कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मार्जिन पे इन्हें मिलता है. करेक्ट. अगर टैरिफ आ गया तो ये जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, बोला हम भेजने बंद कर देंगे, तो हमारी तो प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाएगी और यूएस में वो बनेंगे ही नहीं. और आज के तारीख में यूएस में फार्मा इश्यूज बहुत बड़े हैं, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों ही नहीं है, वो बनने में भी टाइम लगता है.
तो $10 बिलियन का वो हो गया, करीबन $25 बिलियन का आपका आईटी सर्विसेज हो गया। तो इस तरह से चीज़ें हटाते जाओगे तो बचेंगे कुछ सेक्टर्स, करीबन $40 बिलियन का। उसके लिए वो क्या चाहते हैं, हम उनसे डिफेंस ले, हम उनसे गैस ले। वो तो इंडिया वैसे भी बड़ा इम्पोर्टर है ही, तो दैट इज़ नॉट ए इशू फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए ये जो टैरिफ वाली चीज़ है, देखो जिस दिन ये 90 दिन खत्म होंगे और क्लैरिटी आ जाएगी, चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ हम ग्रोथ एस्पेक्ट्स काट रहे क्यों हैं? क्योंकि हमें नहीं पता 90 दिन बाद क्या होगा। करेक्ट। अनसर्टेनिटी, जैसे कि मैंने स्टार्ट है, वो चीज़ आज मार्केट में चल रही है। जिस दिन अनसर्टेनिटी खत्म होगी, मुझे पता है कि इस साल में अगर 6.2 है, नेक्स्ट ईयर में 6.5 हो जाएगा, फिर 6.8 हो गई। करेक्ट। एंड आपने एक और पॉइंट मेंशन किया दैट फर्स्ट टेन्योर में ट्रम्प के चाइना +1 का बेनिफिशियरी इतना बड़ा इंडिया नहीं था, वियतनाम था। और इस केस में हमको लग रहा है शायद इंडिया हो सकता है। तो ऐसा 10 सालों में क्या चेंज हमको लग रहा है कि हो गया जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन आ जाएगा? देखिए, करंट प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014, तब से आप देखो काफ़ी फोकस केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग पे गया है। फर्स्ट टर्म में उन्होंने चीज़ें क्लीन की, काफ़ी केपेक्स किया। सेकेंड टर्म में पूरा केपेक्स कंटिन्यू रहा, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहा। अब क्या है, कैपेसिटी आ गई। थर्ड टर्म में अब वो क्या चाह रहे हैं कि कैपेबिलिटी बिल्ड हो, मतलब ये जो हमने केपेक्स किया है उनको चलाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो वो वाली चीज़ लास्ट 1 डेढ़ पिछले 2 बजट से हम देख रहे हैं कि फोकस काफ़ी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पे आ गया है। क्यों? अब केपेक्स वगैरह कर दिया है, हमारे पास कैपेसिटी आ चुकी है। प्लस सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अदर देन 10 साल का नहीं बोलूँगा मैं, बट इंडिया के पास बहुत बढ़िया डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारा जो लेबर है दैट इज सिग्निफिकेंटली बेटर कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द ग्लोब टुडे। 10 साल या 20 साल पहले यही चीज़ चाइना के पास थी, आज हमारे पास ये है। तो इसलिए लोगों को इंडिया चाहिए है। वियतनाम में क्या हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी नई कैपेसिटी वियतनाम में खुल गई थी, इंडिया वो नहीं कर पाया। अब आप देखिए लास्ट 3-4 साल में जो इंडिया में हुआ है, और इंक्रीमेंटली आप देखिए फॉक्सकॉन को इंडिया आना है, एप्पल वांट्स टू शिफ्ट एवरीथिंग टू इंडिया। तो काफ़ी चीज़ें अब इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। इंडिया में वो लेबर इश्यूज़ नहीं है। और इसी आप मशीनरी तो कहीं भी बना सकते हो और कहीं से भी ला सकते हो, लेकिन उनको रन करने के लिए जो लेबर चाहिए दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ दिस लेबर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, वो मल्टीपल टाइम्स में है। आज के तारीख में चाइना और वियतनाम का भी लेबर कॉस्ट इज हायर देन इंडिया। करेक्ट। तो वो वाली चीज़ इज बिकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और साथ में हमारे पास कैपेसिटी वगैरह भी आ गई है। प्लस मोदी साहब ने जो ये पीएलआई वाली चीज़ दी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। दे आर सेटिंग अप न्यू कैपेसिटीज़, तो लोगों को दिख गया है यहाँ पे कैपेसिटी भी बिल्ड कर सकते हैं और कैपेबिलिटी भी आ सकता है। बट चाइना का अगर लेबर देखे वर्सेस इंडिया का लेबर देखे तो चाइना टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हैज़ अ वेरी एफिशिएंट लेबर। मतलब वो जो 10 घंटे में काम करता है, शायद इंडिया में उसी काम को करने में हमें 15 घंटे 18 घंटे लग जाते हैं। तो इफेक्टिवली शायद वहाँ पे कॉस्ट आज भी इंडिया के एट पार होगा या थोड़ा सा कम होगा। तो वो सारी चैलेंजेस को हम कैसे टैकल करेंगे एज अ कंट्री? देखो, आई एम नॉट कंपेयरिंग चाइना विथ इंडिया। मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ योर ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड वॉर विल शिफ्ट आउट ऑफ चाइना। करेक्ट। और उस चीज़ में इंडिया कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी। राइट। चाइना से कोई कंपटीशन नहीं है। देखो, ही इज़ द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ से compete हम नहीं कर सकते। हम ये बोल रहे हैं कि जो चाइना में हो रहा है, से अराउंड 40-50% जो भी है, उसका आधा 1% भी इंडिया में आ जाए तो भी वो बहुत बड़ा रहता है। करेक्ट। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, स्पेशली लास्ट 5 इयर्स में, इससे थोड़ा करेक्शन भी आया मार्केट में, कि जो प्राइस का ग्रोथ रहा है स्टॉक मार्केट में, वो अर्निंग्स से इतना कमेंसरेटिंग नहीं रहा है। मतलब अर्निंग्स शायद 5%, 10%, 20% से बढ़ी हो, पर स्टॉक प्राइसेस 20-30-40% से बढ़ गए। तो जो अर्निंग्स और प्राइस का जनरली जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। तो इसलिए थोड़ा करेक्शन भी हमने देखा कि रिसेंट टाइम में हुआ। आपको क्या लगता है, ये करेक्शन थोड़ा सा और आगे चलेगा या फिर हम लोग ने वो करेक्शन पूरा मीटअप कर लिया और हम यहाँ से
वापस बुलिश हो सकता है? शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ नहीं करना। आपने अर्निंग्स की बात की, से 2014 टू 2019 की मैं बात करूं तो हमारा अर्निंग केगर निफ्टी 50 का करीबन 2.5 से 3% था। 2020 से कोविड ईयर से 2024 तक द अर्निंग केगर वाज 22%। ओके। और वही रिटर्न पिछले 5 साल में हमने मार्केट में भी देखा। अब पिछले 5 साल में आपने 22% का अर्निंग केगर देखा और FY25 में ऑल ऑफ अ सडन आप देख रहे हो 5 से 6% का ग्रोथ है, फ्रॉम 20 टू 23%। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो नीचे आ रहा है। देखो, एक चीज मैं बोलूंगा, स्टॉक प्राइस फॉलोज अर्निंग। आप अर्निंग ग्रोथ दो, शॉर्ट टर्म नहीं तो मीडियम टर्म में स्टॉक प्राइस विल फॉलो दैट, राइट। तो 5 साल के लिए हमने 21-22% का अर्निंग ग्रोथ दिया, उतना ही रिटर्न आपके स्टॉक मार्केट ने दिया। 5 साल से चले आ रहा था, हमने सोचा है कि 25 में भी उस टाइप का रिटर्न मिल जाएगा या अर्निंग ग्रोथ मिल जाएगा। हमें अर्निंग ग्रोथ मिली 5-6% की, तो वो वाली चीज़ हमें टाइम करेक्शन में भी हो गई है 1 साल की, और थोड़ा सा एब्सोल्यूट करेक्शन भी हो गया। अब 25 के नंबर पे अगर मैं 26-27 की बात करूं तो वी आर एक्सपेक्टिंग 12 to 13% ग्रोथ। और ये क्यों? इन अर्निंग्स। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 5 साल में जो हम ले रहे हैं, FY20 का बेस ले रहे हैं, वो कोविड ईयर था। और मार्केट की भी हम जब बात करते हैं वो भी कोविड लो से बात करते हैं, राइट। उसके पहले से बात नहीं करते हैं। राइट। तो कोविड लो से अगर आप बात करते हो तो मार्केट चला है और आपकी अर्निंग्स भी चली है। अगर हम प्री कोविड से बात करें तो अर्निंग और मार्केट मोटा मोटी सिमिलर परसेंटेज चला है। गोइंग फॉरवर्ड वो 22-23% हम नहीं बोल रहे हैं आएगा, हमारा एक्सपेक्टेशन है 12-13% का ग्रोथ आएगा अर्निंग में, और सिमिलर रिटर्न आपको मार्केट से मिल सकता है। बट यस, जो भी चीज़ थी फैक्टर्ड इन है। और फैक्टर्ड इन, अब जैसे आपने सवाल पूछा यहाँ से और डाउन साइड दिखता है क्या, सी एज सच पर्सनल व्यू इज कि मुझे नहीं लगता, बट अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स। वी डोंट नो कि कब क्या होगा, ग्लोबली क्या हो सकता है, इंडिया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अब मार्केट पे अगर मैं बात करूं तो आपका स्टॉक प्राइस जो रिएक्ट करता है दैट इज ऑलवेज ऑन एक्सपेक्टेशंस। राइट। आपने एक्सपेक्टेशन ऊपर कर रखी है, एक्चुअल नंबर उससे ऊपर आएगा तो अच्छा हो जाएगा, उससे नीचे आएगा तो खराब हो जाएगा। तो Q2 या सितंबर 24 के जो नतीजे थे वो इतने खराब थे, हमारे यहाँ हमने हमारे एक्सपेक्टेशन 4-5% से काट दिए, दिसंबर में हमने और काट दिए 4-5% से, और पिछले 3-4 महीने में इतना सब कुछ हुआ है हमने और थोड़ा बहुत काट दिया। अब हुआ क्या, हमारा एक्सपेक्टेशन इतना कम हो गया कि जो एक्चुअल नतीजे आ रहे हैं वो हमें या तो बेटर या इक्वल टू एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि इवन आफ्टर बैड नंबर्स ये क्वार्टर रिजल्ट्स में स्टॉक्स ज्यादा गिर रहे नहीं। राइट। वो करेक्शन आ चुका है, वो एक्सपेक्टेशन इतनी लो है राइट। कि आप जो भी नंबर दे रहे हो वही या तो इक्वल टू एक्सपेक्टेशन है या बेटर देन एक्सपेक्टेशन। राइट। राइट। अब थोड़ा म्यूचुअल फंड्स की तरफ आते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हमने बहुत देखा है कि लोग या तो SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं या लमसम इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा नए नए तरीके भी आए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को कि हम 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर है, SIP का मोड बेटर है या फिर लमसम का मोड बेटर है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो? देखो, SIP तो फ्रॉम अ डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव हर बंदे को रखनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ऑलरेडी मैंने डिसिप्लिन वर्ड यूज़ किया, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो आपको SIP बंद नहीं कर, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। कमिंग टू लमसम, लमसम उस टाइम पे आप डालिए जब या तो बहुत बढ़िया करेक्शन मार्केट में हुआ हो या फिर वैल्यूएशन इस तरह के दिख रहे हो मार्केट में कि यहाँ से और डाउन साइड नहीं। तो ये जो डाउनफॉल्स आते हैं, ड्रॉ डाउन्स आते हैं, उनको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए कि उन अपॉर्चुनिटीज़ में हमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है, लोअर NAV, और वो किस चीज़ में ट्रांसलेट करता है, हायर नंबर ऑफ ड्यूरिंग्स। राइट। देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप और मैं अगर हम कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज हमने 10 यूनिट लिए हैं उस स्टॉक के, स्टॉक कल या अगले 1 महीने के अंदर से 50% भाग गया, हम खुश होंगे, लेकिन हम क्या सोचेंगे, यार 10 ही यूनिट है, 100 आते तो और मज़ा आता।
तो ये जो पीरियड्स होते हैं ड्रॉडाउन्स वगैरह के या डाउनफॉल के, इन पीरियड्स में एनएवी कम होता है और यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसे पीरियड में लमसम लेके आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने चाहिए, ताकि कल को जब मार्केट चले, देखो हमें पता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो चलेगा, बट जब चले तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई कल मार्केट नीचे आया था और हमें और डालना चाहिए था जो हमने नहीं किया। तो लमसम ऐसे अपॉर्चुन टाइम के लिए वेट करना चाहिए और SIP इन अ डिसिप्लिन मैनर हर बंदे की अकॉर्डिंग टू हिज गोल कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं कब समझूं कि मार्केट अब नीचे आ चुका है या फिर मार्केट अब यहाँ से और नीचे नहीं जा सकता? मतलब मेरा वो पैरामीटर क्या होना चाहिए जिसके बेसिस में जज कर सकूं? देखो आज अगर हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात करें तो काफ़ी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, MFDs है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है इंडिया में, जो कि अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते रहते हैं कि भाई मार्केट अब टॉपिश लग रहा है, लमसम एक बार इस मोमेंट पे नहीं करना चाहिए, मार्केट अब बॉटम लग रहा है, इस मोमेंट पे आप लमसम डाल सकते हो, तो वो एडवाइस करते हैं। सेकेंड, काफ़ी CIOs एंड फंड मैनेजर्स के आर्टिकल्स आते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ आते रहते हैं कि मार्केट सिचुएशन कैसी लग रही है, क्या लग रही है, वो सुने। और आपके पास अगर उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सुने, दे विल गाइड यू बेटर कि भाई अब मार्केट नीचे दिख रहा है और अभी हमें लमसम करना चाहिए। करेक्ट। कोई ऐसा मेट्रिक नहीं है जिसको मैं देख सकता हूँ या फिर कोई नंबर, मतलब मैं खुद ही देख लूँ और समझ लूँ कि अब मुझे कर लेना देखो चाहिए? हिस्टोरिकल एवरेज जैसे मैंने बताया, निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन वाज 20.5 पी मल्टीपल। PE मल्टीपल। ओके। अब आज के तारीख में वो अराउंड 20 चल रहा है, बीच में वो करीबन 18.5-19 चला गया था। अब एवरेज वैल्यूएशन के नीचे चला गया है, इट्स अ ट्रिगर कि हाँ अभी डालना चाहिए, राइट। बट वो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। राइट। सी इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ओवर ए लॉन्गर टर्म हमें पता है करीबन 12.5% के आसपास का रिटर्न मिला है लास्ट 30 ईयर्स या 20 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स का अर्निंग केगर वॉज 12.5%। हमारा नॉमिनल GDP ग्रोथ तो रियल GDP प्लस इन्फ्लेशन है लास्ट 30 ईयर इज 12.5%। करेक्ट। एंड सेंसेक्स का ग्रोथ रेशियो इज 11.9% प्लस डिविडेंड यील्ड जो कि 12.5% है। तो मोटा मोटी आप ऐसे ही समझ लो कि ओवर ए लॉन्गर टर्म आपको 12-12.5% का लार्ज कैप में, करीबन 14% के 14-15% मिड कैप एंड 16-17% स्मॉल कैप में मिल जाता है। बट यस आपको लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा फंड मैनेजर को। सी वेल्थ क्वार्टर्स में नहीं बनती है, वो डिकेड्स में बनती है। राइट। और वो ओवर लॉन्ग टर्म में पता चलता है यार इतना पैसा बना लिया है हमने। शॉर्ट टर्म में वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो गया तो और डाल दीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है तो आप और बिल्ड कर दीजिए, बिकॉज सी जब आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो यू आर आस्किंग द फंड मैनेजर टू टेक कॉल ऑन योर बिहाफ। राइट। अब वो फंड मैनेजर जो है ही इज एक्सपर्ट इन स्पीड, और उस जगह पे वो ऐसे नहीं पहुंचा है, वो भी काफ़ी इंटरव्यूज या एक्सपीरियंस के बाद पहुंचा है और तभी उसे पब्लिक मनी मैनेज करने के लिए वो ओहदा दिया गया है। राइट। और साथ में आप देखिए हर म्यूचुअल फंड के अंदर दे हैव लॉट ऑफ कमिटीज, बोर्ड बैठे हैं उनको देखने के लिए। आप देखिए सेबी क्या क्या कर रहा है, मतलब कस के रन दिया है सारे फंड मैनेजर्स को। मार्केट आस में हम बात तक नहीं कर सकते हैं, हमारे फ़ोन लॉकर्स में रहते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि इनको प्रिवेंट करता है। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप आइए मार्केट में और ये सब सुनिए इंटरव्यूज़ वगैरह। और म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक की बात करूँ मैं तो एवरी म्यूचुअल फंड, हर म्यूचुअल फंड मंथली बेसिस पे अपनी फैक्ट शीट निकालती है, उसके अंदर आपको और डिटेल मिल जाएगी। करेक्ट। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो ये सब आप कीजिए, नहीं तो लेट योर फाइनेंशियल एडवाइजर डू। करेक्ट। एंड आपने कभी एक पॉइंट बताया कि आपके फ़ोन भी लॉकर्स में रहते हैं, तो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस कि क्या कैसे ये क्यों होता है? देखिए लास्ट 3-4 साल में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे ड्यूरिंग कोविड टाइम, जब आई मीन एवरीवन नोज कि म्यूचुअल फंड में कुछ इंस्टेंसेस हुए थे। फ्रंट रनिंग के वो सब? यस, तो वो सारी चीज़ें ना हो, प्लस हम जो पोजीशन पे बैठे हैं दिस इज़ बिल्ट ऑन ट्रस्ट। और आज के तारीख में कोई भी इन्वेस्टर ने मेरे स्कीम में 1 रुपये डाला हो या 100 करोड़ डाला हो, फॉर मी
ही इज़ माई इन्वेस्टर, उसने मेरे में खुद का ट्रस्ट डाला और उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए हम वो फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठे हुए हैं, या जो कुछ भी हम करें उनके फेवर में, उनके हित में करें। राइट। और फ्रंट रनिंग जैसे आपने बताया, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। हमारे जो पर्सनल फ़ोन्स हैं वो सब लॉकर में रहते हैं, वी कैन नॉट यूज़, आई मीन सेबी मैंडेट्स की मार्केट आस में है, हम कुछ भी करें वो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए, ओके। हमारी सारी बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसीलिए एज LIC म्यूचुअल फंड हमने हमारी इन्वेस्टमेंट टीम को एक ऑफिशियल मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है विच इज़ अ रिकॉर्डेड लाइन, और उसके अंदर सारी बातें A to Z थिंग्स ऑटोमेटिकली गेट रिकॉर्डेड, और वो नंबर सबके पास रहता है। तो हम मार्केट आवर्स में इनका पोस्ट मार्केट ऑल्सो उस पर कॉल करते हैं, उससे बात करते हैं, जो कि अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसीलिए हर म्यूचुअल फंड को अपना IT सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि ये काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी डायनामिक है एक्चुअली पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट, एंड साथ में टू हैव स्किन इन द गेम, सेबी ने ये भी मैंडेट किया हुआ है कि 20% ऑफ आवर सैलरी गेट्स डिडक्टेड एंड गेट्स इन्वेस्टेड इन द स्कीम्स वी मैनेज, ताकि कल को अगर मैंने कोई रॉन्ग कॉल ले लिया है स्किल के अंदर, स्किन इन द गेम है। तो वो स्किन इन द गेम है, मेरा खुद का 20% ऑफ द सैलरी मेरे स्कीम्स में है। राइट। ऑफकोर्स हम CIO लोगों के लिए थोड़ा सा एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस रहता है, जैसे हमारे इसमें वी हैव द प्रोविजन की सिर्फ वो स्कीम्स नहीं जो हम मैनेज करते हैं, बट ऑल दे सिंस आई एम इक्विटी को CIO, तो सारी की सारी इक्विटी स्कीम्स में आ जाता है। करेक्ट। बिकॉज आई एम मैनेजिंग द एंटायर डिपार्टमेंट एंड टीम एज वेल। करेक्ट। तो उस हिसाब से तो काफ़ी चीज़ें कर रखी है विच शोज कि भाई हम यूनिट होल्डर्स के हित में ही काम करते हैं। एंड सर आई थिंक बहुत लोग क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए, अगर मैं म्यूचुअल फंड में 500 रुपये, 1000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये डालता हूँ तो क्या प्रोसेस होता है? अब मैंने जैसे पैसे इन्वेस्ट किए कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, धन हो सकता है, पेटीएम मनी हो सकता है, ग्रो हो सकता है, या फिर ऑफलाइन कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो सकता है, तो वो पैसा मेरे बैंक से डेबिट होता है, फिर वो कहाँ जाता है, उसके बाद कैसे वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है उसमें? देखिए, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ग्रो, पेटीएम, धन, कहीं से भी आपने वो दिया पैसा 3 बजे के पहले दिया तो आपको सेम डे की NAV मिल जाएगी है। अब वो पैसा आपने जैसे ही दिया वो उस पर्टिकुलर स्कीम में आ जाता है। 3 बजे के पहले दिया तो आपको उस दिन की NAV आ जाती है, 3 बजे के बाद दिया तो नेक्स्ट डे की NAV मिलेगी। वो जैसे ही आपने पैसा दिया वो हमारे स्कीम्स में आ जाता है, हमें नेक्स्ट डे के कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख जाता है कि इतना इनफ्लो आया है आपके स्कीम में, और वो स्कीम में इनफ्लो आया तो मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट है कि भाई इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और वो पैसा हम एज फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में। ओके। और वो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस फंड मैनेजर्स आर स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड, बट वो भी स्पेशलिस्ट ऐसे ही नहीं बनते हैं, दे हैव अ बिग टीम्स बैकिंग है, राइट। वो अकेले यहाँ पे नहीं पहुंचे। आज मैं LIC म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो वी आर अ 15 मेंबर स्ट्रॉन्ग इक्विटी टीम टुडे, तो 15 लोगों की टीम है जो पूरा काम कर रही है बैकएंड पे, और ये खाली इन्वेस्टमेंट टीम मैं बोल रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, IT वो सब अलग टीम है। खाली इक्विटी टीम 15 लोगों की, आप इंडस्ट्री में देखिए 15 लोगों की इक्विटी टीम आज के तारीख में 2 से 3 लाख करोड़ इक्विटी भी मैनेज करती है। हम लोग सिर्फ 15 से 17 हज़ार करोड़ इक्विटी मैनेज करते हैं। वाई? AUM कम है तो हमें रिसर्च पे बहुत ज़्यादा टाइम, रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, राइट। तो इसीलिए एट LIC हम लोग अर्निंग्स फर्स्ट, रिसर्च फर्स्ट अप्रोच फॉलो। तो सर आपको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख जाता है, बट कौन से बैंक में ट्रांसफर होता है? क्या आपका LIC का कोई बैंक अकाउंट होता है उसमें वो ट्रांसफर होता है? हाँ, तो ये सारे स्कीम स्पेसिफिक अकाउंट्स होते हैं, तो Okay. उस पर्टिकुलर स्कीम में वो ट्रांसफर हो। ओके। तो सर उसको सेफगार्ड कौन करता है? मतलब उस अगर बैंक अकाउंट ही अगर वो नॉर्मल है तो उसको रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे सेफगार्ड कौन करता है कि यहाँ पे कुछ होगा नहीं गलत? तो अब होता क्या है, ये पूरा का पूरा पैसा आता है ट्रस्टी कंपनी में। ओके। अब 2 कंपनी होती है, एक होती है ट्रस्टी कंपनी, एक होती है म्यूचुअल फंड, राइट। एंड ट्रस्टी कंपनी में वो पैसा आता है, इन्वेस्टर जो डालता है वो ट्रस्टी कंपनी में डालता है। ट्रस्टी कंपनी अपॉइंट्स द म्यूचुअल फंड कंपनी टू मैनेज द मनी, ओके। वी आर जस्ट द मैनेजर ऑफ दैट, और बेनिफिशियरी वो इन्वेस्टर ही रहता है? उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी वो इन्वेस्टर्स रहते हैं। ओके। इसीलिए ट्रस्ट का बोर्ड अलग होता है, म्यूचुअल फंड का बोर्ड अलग होता है, ट्रस्ट की मीटिंग्स अलग होती है, एंड वी आर आंसरेबल टू द ट्रस्टीज। म्यूचुअल फंड
जो हम मैनेज कर रहे हैं, वी आर दी एडवाइजर्स टू द ट्रस्टी। गॉट इट। एंड आपने कहा सर आपके इक्विटी टीम 15 लोगों की ऑलरेडी हो गई है, सो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। जिस तरीके से आप रिसर्च करते होंगे, जिस तरीके से आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते होंगे, वो बहुत ही एक डिटेल्ड एनालिसिस के वे में करते होंगे। तो सर थोड़ा बहुत आपका प्रोसेस बताइए, क्या प्रोसेस फॉलो करते हो व्हाइल यू एनालाइज स्टॉक्स, कैसे आप स्टॉक्स हैंड पिक करते हो, कैसे उस पर इन्वेस्ट करने का सोचते हो? देखिए, लॉट ऑफ थिंग्स गोज इनटू पिकिंग अप द स्टॉक। मेजरली जैसे कि लार्ज कैप में तो हम टॉप डाउन देखते हैं, प्लस थोड़ा बहुत बॉटम अप ऐड करते हैं। एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड स्मॉल कैप, इट्स 100% बॉटम। ओके। वी हैव आवर ओन इंटरनल प्रोसेसेस एंड क्राइटेरियाज। खाली फैट को नहीं देखेंगे, अर्निंग्स आनी चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए उसमें, आरओसी रिटर्न रेशियोज बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ऑफकोर्स प्रमोटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की वैल्यूएशन के ऊपर, वैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट इट्स नॉट अ कट ऑफ। राइट। वैल्यूएशन को आपको ग्रोथ के साथ देखना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रेट्स के साथ देखना पड़ेगा, और आपको प्रमोटर क्वालिटी के साथ देखना पड़ेगा। अब अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो वैल्यूएशन महंगा होगा ही। अच्छी चीज़ सस्ती कभी नहीं मिलती है, राइट। और या तो फिर अगर मिलती है तो यू बिकम फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, कि ओवर अ लॉन्गर टर्म जनता फिर आपको जानने लग जाएगी कि भाई ये फंड, ये स्क्रिप्ट इस म्यूचुअल फंड ने ढूंढा था। बिकॉज यू बिकम द फर्स्ट और द सेकेंड वन इन द इंडस्ट्री टू फाइंड आउट टू पिक दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। अब वो कब होगा? स्मॉल कैप में होगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन स्मॉल कैप। नंबर्स में करीबन 30-35 पैरामीटर्स है क्वांटिटेटिव बेसिस पे, जो कि देखते हैं हम। क्वालिटेटिव बेसिस पे बहुत सारे हैं। प्रमोटर बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स चेकिंग एंड रीचेकिंग ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। नंबर तो प्रॉब्ली एक क्वार्टर में नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर आ जाएंगे, या फिर पिछले साल नहीं थे इस साल आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी क्या कर रही है, प्रमोटर क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है। बट येस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा खुद का ये समझ लीजिए रिटर्न पर्सपेक्टिव नहीं है, बट वी ऑल्सो डू फॉरेंसिक टाइप ऑफ थिंग थोड़ा सा। आप अलॉन्ग विद द प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट वी ट्राई टू इंटरेक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स से बेटर कोई कंपनी के बारे में कोई नहीं बता सकता। करेक्ट। सब क्या बोलेंगे, अच्छे ही है। तो कॉम्पिटिटर है जो अच्छी तरह बता सकता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। वी ट्राई टू इंटरेक्ट विद द सप्लायर्स ऑफ द कंपनी, वी ट्राई टू इंटरेक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ feasible and possible, we try to interact with the employees of the company, because culture of the company आज नहीं तो कल नंबर में दिखता। एंड सर आपने जब ये पूरा एनालिसिस करते हो रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट, रिगार्ड्स टू पूरा स्कटल बटिंग का जो प्रोसेस करते हो, उसमें आपको कुछ क्वालिटीज़ क्या दिखती है जो वेल्थ क्रिएट करती है उन लोगों की, और जो वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है उन लोगों की? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कैपिटल एलोकेशन। ओके। तो कैपिटल एलोकेशन डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका कैपिटल एलोकेशन में इशू होता है। और जो अच्छा होता है वो बंदा बेसिकली, अगर उस प्रमोटर की बात करूं, इफ़ ही फील्स कि कुछ मिस्टेक हुई है तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बचाने के लिए ही विल डाइवर्सिफाई हिज बिजनेस और वो पैसा बना के दे। तो कैपिटल एलोकेशन बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका बिजनेस टैम किस तरह से मूव हो रहा है। आज के तारीख में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच बिकम पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि क्या आपके बिजनेस में मोट है, विल इट गेट डिसरप्टेड, क्योंकि वॉट वी आर सीइंग नाउअडेज इज डिसरप्टर्स आर गेटिंग डिसरप्टेड। राइट। एआई आया, चैट जीपीटी आया, उसको चाइना ने आके डीप सीक मतलब डीप सीक ने आके मतलब डिसरप्टर्स आर गेटिंग डिसरप्टेड टुडे। तो आपके बिजनेस में मोट क्या है, दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई उसका लेवरेज कैसा है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज जो बैंकरप्ट वगैरह गई है या रिस्ट्रक्चरिंग के लिए गई है वो मेजरली हाई लेवरेज कंपनीज। तो इज दैट लेवरेज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो वो हमें देखना पड़ेगा। एंड इफ इट इज़ नॉट, तो वो कंपनी स्पेसिफिक बिजनेस है और उसमें बहुत ज़्यादा लेवरेज है, तो हमें उससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। So these things become important for us. And last, again repeating the same point, culture of the organization. राइट। सर उसमें कुछ ऐसे कैटेगरी है आपकी कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है तो ज़्यादा अच्छा करेंगे, सेकंड जनरेशन से ज़्यादा अच्छा करेंगे?
देखो, मैं उस तरह से नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट जनरेशन अच्छे होते हैं या सेकंड जनरेशन अच्छे होते हैं। फर्स्ट जनरेशन वुड बी द वन जो बिज़नेस आइडिया लेके आता है, उसका माइंडसेट हमें देखना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में दोनों में माइंडसेट कैसा है, कई जगह पे हमने देखा है कि फर्स्ट जनरेशन ने सिर्फ बिज़नेस स्टार्ट किया है, सेकंड जनरेशन ने उसमें स्केल एंड प्रोफेशनलिज़्म लेके आए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द माइंडसेट ऑफ फर्स्ट और द सेकंड जनरेशन वी एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी। कई बार हमने देखा है कि थर्ड या फोर्थ जनरेशन भी मार्केट में आ चुका है, तो दैट इज़ नॉट ए इशू। माइंडसेट कैसा है प्रमोटर का आज के दिन में, व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग दैट कंपनी, दैट डिसाइड्स वेदर वी विल गो अहेड विद दैट कंपनी हो। माइंडसेट का जजमेंट आप कैसे लेते हो? मिलने के बाद आपको आ जाता है वो जजमेंट कि देखिए, वो एक्सपीरियंस है राइट। कि प्रमोटर कितना हम्बल है, प्रमोटर कितना डाउन टू अर्थ है, उसकी स्ट्रैटेजी फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैसी है, क्या वो खुद का पैसा पहले बनाएगा कंपेयर टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए, ये हमारे मार्केट की खास बात है। अगर कोई बंदा बहुत कुछ लर्न कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो मार्केट को पता है उसको हम्बल कैसे बनना है। करेक्ट। आज अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं ये बोलूँगा कि आई हैव लर्नड मोर फ्रॉम माई मिस्टेक्स देन माई सक्सेसेस। कई चीज़ें होती है जो पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होती है। तो मार्केट हैज़ लॉट ऑफ वेज टू मेक यू हम्बल। एंड आपने फॉरेंसिक चेकलिस्ट की जो बात की, उसमें कोई चेकलिस्ट ऐसी है कि ये चीज़ अगर मुझे दिख गई तो मैं सीधा डिस्कार्ड कर दूंगा कंपनी को, अगर ये चीज़ मिल गई तो टोटली एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा कोई पॉइंटर है? देखो, ऐसे पॉइंटर्स रहते हैं, बट कहीं भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहते। कई कंपनीज में, कुछ कंपनीज में एक चीज़ अच्छी होगी, फिर बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी होगी कि यू कैन इग्नोर दैट। तो हमने सब जगह पे लेंस रखे हुए हैं कि ये सारे लेंसेज हैं, बट कट ऑफ नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा अगर कट ऑफ रखते हैं तो, कि प्रॉब्लली मैं कुछ ले ही नहीं पाऊंगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं, कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं 25% ग्रोथ की कंपनी देखूंगा। आज अगर मैं 25% ग्रोथ की कंपनी पकड़ूं, तो लार्ज कैप में प्रॉबेबली मैं गिनती की कुछ कंपनी ले पाऊंगा, बाकी कुछ नहीं ले पाऊंगा। कोई भी लार्ज कैप में आज, बिकॉज साइज डज मैटर। एक बार आपकी साइज बढ़ने लगती है, आपको ग्रोथ छोड़ना पड़ेगा। तो वही वाली चीज़ें एवरीवेयर हमने लेंस रखे हैं, बट कट ऑफ लाइन नहीं खींची, बिकॉज 10 में से अगर एक खराब है, 9 बहुत बढ़िया है, तो प्रॉबेबली बी माइट गो अहेड विद इट। तो ऐसा कट ऑफ नहीं है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, कैपिटल एलोकेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट, कल्चर बिकम्स इम्पोर्टेंट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम कोई केमिकल कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं जिसके प्लांट्स वगैरह रहते हैं, तो हम उनसे डेफिनेटली चेक करते हैं कि क्या आपके प्लांट ZLD फैसिलिटी युक्त है, क्या ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है दिस इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट। करेक्ट। तो आज नहीं तो कल या फिर से 3-4 साल में आपको ZLD फैसिलिटी पे आना ही पड़ेगा। तो आज अगर नहीं होगी, अगर कंपनी का प्लान है कि भाई हम कर रहे हैं या उसके फोकस है, probably we might go ahead with it. Like आई एम ESG सर्टिफाइड एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। एंड सर, मोस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स जो हमारे चैनल को देखते हैं, वो बहुत यंग है, इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ एज बट इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस। किसी का 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 5 का है। दिस वी आर एबल टू से बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस वो हमसे पूछते हैं। सो उन व्यूअर्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एंड अगर उनको फंडामेंटली चीज़ें खुद से करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको क्या अपने 2 सेंट शेयर करना चाहेंगे? सो फंडामेंटली मतलब इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड और इन म्यूचुअल फंड सर। म्यूचुअल फंड। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट आती है हर महीने। आपको पता चल जाएगा कि वो म्यूचुअल फंड क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है। इंटरव्यूज़ आप सुनिए उन म्यूचुअल फंड के CIOs एंड फंड मैनेजर्स के, तो आपको उनका थॉट प्रोसेस पता चल जाएगा। हर म्यूचुअल फंड के पास कम से कम अंदाज़ा एवरेज 20 से 25 स्कीम्स होती हैं। तो आप उन स्कीम्स का थॉट प्रोसेस क्या है, गोल्स क्या है, उनको खुद के गोल्स के साथ अलाइन कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल में हमारी अर्निंग ग्रोथ 22% के आसपास की थी, और जैसे कि आपके व्यूअर्स हैं मेजरली वो लास्ट 3-5 साल के, तो उन्होंने वो 22% की अर्निंग ग्रोथ की अगर देखी है, तो वो एक्सपेक्टेशंस के साथ मत आइए मार्केट में। दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे मैं बता रहा हूँ, ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि 12-13% का आपका अर्निंग ग्रोथ होगा, उसी तरीके से आपका मार्केट ग्रोथ होगा।
खुद से फंडामेंटल म्यूचुअल फंड्स का आपको देखना है, फंड मैनेजर्स को पढ़िए, फंड मैनेजर्स के थॉट प्रोसेस को पढ़िए, एंड दैट बिकम्स आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट कि फंड मैनेजर कैसे काम कर रहा है, एंड वो काम जो कर रहा है वो खाली इंडिविजुअल ड्रिवन है या टीम एंड स्ट्रैटेजी ड्रिवन है। ओके, इंडिविजुअल ड्रिवन है देन इट कुड बी स्लाइटली मोर वॉलेटाइल, स्ट्रैटेजी या टीम ड्रिवन है तो प्रॉब्ली कंसेंसस व्यू के साथ थोड़ा बहुत चलेंगी, सो दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। और जैसे मैंने बताया, वेल्थ क्वार्टर्स में नहीं बनती है, वो डिकेड्स में बनती है। तो अगर यंग है तो आप मार्केट में आइए, बी डिसिप्लिन, सर्व शॉर्ट टर्म सोच के मत आइए, एंड मोर इम्पॉर्टेंट जो कि हमने पिछले 3-4 महीने में देखा है, डेली या वीकली एनीवे मत देखिए। राइट। आपने अगर पैसा डाला है तो फंड मैनेजर्स को भी टाइम दीजिए। सी, शॉर्ट टर्म में होता क्या है, मैंने कुछ सोच के कोई पर्टिकुलर कंपनी ली, शॉर्ट टर्म में वो नहीं चलेगी, बट अगर अर्निंग्स आ रही है उसकी तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक प्राइस विल फॉलो योर अर्निंग। राइट। आपको वो टाइम देना पड़ेगा उस फंड मैनेजर को, बिकॉज उसने भी अगर कोई स्टॉक लिया है तो वो सोच समझ के ही लिया है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक, लॉन्ग टर्म के लिए आइए, सेकेंड, डोंट लुक एट द पास्ट 3-5 ईयर रिटर्न, एक्सपेक्ट मॉडरेट रिटर्न, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी डिसिप्लिन्ड। इसलिए सर किसी ने बहुत सही कहा है कि वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड ओवरनाइट बट इट इज क्रिएटेड ओवर डेकेड्स। यस, So, with this, sir, I would like to thank you for joining us. I think it was a wonderful conversation. आपने एक बहुत होलसम पर्सपेक्टिव दिया और आपने ये बताया कि अलग अलग टाइम साइकिल्स में कैसे कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है, कमेंसरेटिंग जो जो अर्निंग्स हमको दिखी है। सो एक बहुत ही अच्छा आई ओपनर सेशन रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए, जिनको ये समझ में आएगा कि जो प्राइस मूवमेंट जनरली दिखते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में, वो कैसे बिहेव करते हैं। सो आप इतनी दूर से ऑन अ हॉलीडे हमारे लिए आए और हमारे लिए शूट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। thank you Kunal, and thank you to all your listeners for listening to this podcast. Thank you.